तो अब हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के नाम एक चिट्ठी। इस स्टोरी के राइटर हैं G.L. फ्यूंटिस। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी अनयूजुअल भी है। टाइटल पढ़ के आपको लग ही रहा होगा, भगवान के नाम एक चिट्ठी। क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। कोई भगवान को चिट्ठी कैसे लिख सकता है ये जानते हुए भी कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, और भगवान का एड्रेस भी किसको पता है। लेकिन इस स्टोरी में ऐसा हुआ है। एक शख्स है जिसका नाम है लेंचो। वो भगवान को एक लेटर लिखता है। लेंचो इज बेसिकली द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो के अराउंड ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। लेंचो एक फार्मर है। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है। वो एकदम जानवरों की तरह काम करता है अपनी फील्ड्स में। जानवरों की तरह से मेरा क्या मतलब है कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। ओके, वो जानवरों की तरह अपनी फील्ड्स में काम करता है, बहुत मेहनत करता है। हर साल की तरह इस साल भी वो अपने खेतों में फसल उगाता है, और इस बार वो फसल उगाता है कॉर्न की, मकई कहते हैं जिसे हम हिंदी में। फसल बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत सॉर्टेड था। फसल को देखकर लग रहा था कि इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं भगवान को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। बहुत बहुत ज़ोर से हवाएं चलने लग जाती हैं और हेल स्टॉर्म आ जाता है, मतलब तूफान आ जाता है, और साथ में ओले गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके पूरे साल की मेहनत 1 घंटे में बर्बाद हो जाती है। वो बहुत बेसहारा हो चुका है इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुखी है। उसे कोई और इंसान नहीं दिख रहा जो उसकी मदद कर सके। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ उसे परेशान करे जा रही है कि दिस ईयर हिज फैमिली इज गोइंग टू स्टार्व। स्टार्व मतलब होता है भूखे मरना। तो ऐसा ना हो कि इस साल उसकी फैमिली भूखी मर जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने खेतों के ऊपर डिपेंड करता था अपने खर्चों के लिए। उसका घर उसके खेतों की वजह से ही चलता था। जो भी फसल आती थी उसे बेचकर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाता था, और उसी की वजह से उसके खर्चे चलते थे। अब फसल बर्बाद हो गई है तो उसका घर कैसे चलेगा, उसकी फैमिली खाएगी क्या? उसे इस चीज़ की चिंता सता रही है, और उस वक्त उसे कोई भी नहीं दिख रहा जो उसकी हेल्प कर सके। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं भगवान को एक लेटर लिखूं। उन्हें तो सबकी परेशानी के बारे में मालूम है और वो सबकी मदद करते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा, और वो लिखता है। वो अपने लेटर में भगवान जी से 100 पेसोस की डिमांड करता है। पेसोस क्या होते हैं? पेसोस आर बेसिकली द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, मेक्सिको एंड कोलंबिया, ब्राज़ील, है ना। जितनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं उनकी करेंसी है पेसो। तो लेंचो भगवान जी से 100 पेसोस की डिमांड करता है और बताता है कि भगवान जी ऐसा ऐसा हो गया, आप प्लीज़ मुझे 100 पेसोस दे दो ताकि मैं अपने फील्ड्स में दोबारा से कुछ उगा सकूं, और जब तक वो फसल बन के तैयार हो तब तक मेरी फैमिली का गुजर बसर होते रहे। तो अब सवाल है कि क्या भगवान जी उसके लेटर का जवाब उसे देंगे, या क्या होगा स्टोरी में आगे, उसे हम लाइन टू लाइन पढ़कर जानते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है लेंचो के घर की डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब उसका घर कहाँ पर है, कैसा है, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। सो द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वैली आप सभी जानते होंगे, वैली को हिंदी में घाटी कहा जाता है। तो ये जो पहाड़ों के बीच में निचला पोर्शन होता है इसको हम वैली कहते हैं। ओके, एंड द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, व्हाट डू वी मीन बाय क्रेस्ट? क्रेस्ट मतलब होता है एक हिल का टॉप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेंचो का घर एकमात्र घर था पूरी वैली में। पूरी घाटी में कोई और नहीं घर था, सिर्फ एक घर था जो था लेंचो का। और उसका घर भी कहाँ था? हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी के एकदम टॉप पर उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न्स डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जिस हाइट पर उसका घर था उस हाइट से आप नीचे बहती हुई रिवर को देख सकते हो और कॉर्न की फसलों को देख सकते हो, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉर्न की फसल है ये लेंचो को ही बिलोंग करती होगी,
क्योंकि पूरी घाटी में उसके घर के सिवा कोई और घर नहीं है। तो ये कॉर्न फील्ड्स भी लेंचो के हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, फसल बहुत अच्छी है। अगर ज़ोर से बारिश हो जाए ना तो फसल और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेंचो को काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अगर ज़ोर से बारिश ना भी होए तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो भी चलेगा, बस बारिश होनी ज़रूरी है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately मतलब होता है when you have a close relationship with something. लेंचो उसकी फसल की बहुत ज़्यादा क्लोज था, अपनी फील्ड्स को बहुत पास से वो जानता था। तो वो पूरे दिन कुछ नहीं करता, वो बस बारिश का इंतज़ार करता रहता है और स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि वहीं से बारिश आने की थोड़ी सी गुंजाइश है। Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो अब वो स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखकर अपनी वाइफ को कहता है कि अब बारिश होने वाली है। Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper. Supper मतलब होता है the last meal of the day, जिसको हम डिनर भी कहते हैं। तो वो जो वुमेन थी मतलब लेंचो की वाइफ, शी वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर फॉर द फैमिली, और लेंचो उससे कहता है कि अब पक्का बारिश होने वाली है। येस गॉड विलिंग, शी रिप्लाइड। वो कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। गॉड विलिंग इज अ फ्रेज विच वी यूज टू एक्सप्रेस अ विश और होप। हम एक अपनी इच्छा, मतलब कि भगवान करे ऐसा ही हो, ये बोलने के लिए गॉड विलिंग फ्रेज का यूज़ करते हैं। सो लेंचो एंड हिज वाइफ वर टॉकिंग एंड लेंचो वाज सेइंग कि अब बारिश होने वाली है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। तो जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो अपने खेतों में काम कर रहे थे आराम से। जो छोटे बच्चे थे दे वर प्लेइंग अराउंड द हाउस, और वो खेल रहे थे। सपर बन चुका था, रेडी था। तो उसकी मम्मी ने, मतलब लेंचो की वाइफ ने, बच्चों को बुला लिया कि सब आ जाओ, डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट एज जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। उन्होंने खाना खाना शुरू ही किया था और ऐसे ही आसमान से बड़े बड़े बूंदें टपकनी स्टार्ट हो गई। जैसा कि लेंचो ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट से बारिश आने वाली है, तो बारिश आनी स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. Huge mountains यहाँ पर यूज किया गया है just to show कि clouds कितने ज़्यादा बड़े थे। They were looking like huge mountains. इतने बड़े बड़े clouds नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे थे बारिश लेकर। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." तो जब वो खाना खा रहे होते हैं, बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेंचो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर चले जाता है टू हैव द प्लेजर ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन हिज बॉडी। जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ, बारिश हो गई, उसे बहुत खुशी हो रही है। अब वो बारिश को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर जाता है। सब कुछ बहुत स्वीट है, एवरीथिंग इज सो फ्रेश। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। जब वो बाहर से होकर अंदर वापस आता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आसमान से गिर रहा है ना, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दीज आर एक्चुअली न्यू कॉइन्स। ये पैसे गिर रहे हैं आसमान से। द बिग ड्रॉप्स आर 10-cent pieces and the little ones are 5. वो कहता है कि जो आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ये 10 सेंट हैं और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट। मतलब यहाँ पर लेंचो रेन ड्रॉप्स को पैसों के साथ कंपेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आसमान से रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं इनकी वजह से लेंचो की फसल अच्छी होगी। उसकी फसल अच्छी होगी तो उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि रेन ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। इस वजह से ही इज सेइंग कि जो आसमान से रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं दीज आर नॉट एक्चुअली रेन ड्रॉप्स, दे आर कॉइन्स। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corns with its flowers draped in a curtain of rain.
सो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा है। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। वो बहुत शांति से अपनी कॉर्नफील्ड्स को देख रहा है जिसमें कि वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश नामक एक कर्टेन ने उसकी पूरी फील्ड्स को ढक लिया है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से ही तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स मतलब कि ओले आसमान से गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. आसमान से बारिश की जगह अब ओले गिरने लगते हैं। लेंचो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अगर ओले ज़्यादा गिर गए तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते, मासूम होते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में ओलों को देखकर बाहर चले जाते हैं जस्ट टू कलेक्ट दोज फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। ओले बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं तो लेंचो कहता है कि अब सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है कंडीशन। मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी से ये जो हेल स्टॉर्म है ये चले जाए। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. लेंचो सोच रहा था कि शायद ये हेल स्टॉर्म जल्दी से चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक आसमान से ओले गिरते रहे। गार्डन में, उसके घर पे, हिल साइड में, वैली में, कॉर्नफील्ड्स में, हर जगह वाइट वाइट नज़र आ रहा था सब कुछ। इतने ज़्यादा ओले गिर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ों को किसी ने सफ़ेद नमक से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। इतने देर हेलस्टॉर्म आया, उसकी वजह से कुछ भी अब नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। कॉर्न के पौधों पर वाइट फ्लावर्स जो लगे थे और जो ग्रीन लीव्स लगी थी, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अपनी फसल को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखकर लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब स्टॉर्म जा चुका है सब कुछ बर्बाद करने के बाद, वो अपने खेतों में जाता है, वहाँ बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों से कहता है, A play of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. Play मतलब होता है a sudden increment in the number of a particular organism. ठीक है, और लोकस्टस मतलब होता है टिड्डियाँ। तो जो टिड्डियाँ होती हैं वो फसल को खा जाती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि टिड्डियों ने भी मतलब अगर हमारी फील्ड पे अटैक किया होता तो जितना हेल स्टॉर्म ने बर्बाद किया है इतना बर्बाद नहीं किया होता, थोड़ा कुछ तो छोड़ देते, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होने वाला। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी आर all going to go hungry this year. So लेंचो बहुत दुखी है क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत करी है और उसकी पूरे साल की मेहनत कुछ पलों में बर्बाद हो जाती है। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। वो रात बहुत दुखदाई थी लेंचो और उसकी फैमिली के लिए, और उसे उस मोमेंट पर कोई और नज़र नहीं आ रहा जो उसकी हेल्प कर सके। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, दैट हिज फैमिली इज़ गोइंग टू स्टार्व दिस ईयर। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary मतलब होता है अकेले में, एकांत में। तो उस पूरी घाटी में जो एकमात्र घर था, उस घर के जितने भी लोग थे उन सभी के दिलों में सिर्फ एक आशा बाकी थी, the help from God. उन सभी को लग रहा था कि भगवान अब उनकी मदद करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो पूरी फैमिली एक दूसरे को सांत्वना दे रही है और कह रही है कि दुखी होने की कोई बात नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमारा लॉस हो चुका है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता।
दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ये बात सच है कि कोई भूखा नहीं पड़ता, भगवान किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने देता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो भगवान के बारे में पूरी रात लेंचो सोचता रहा कि क्यों ना वो भगवान से मदद ले, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, किसके साथ कैसा हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। गॉड नोज एवरीथिंग। तो भगवान को डेफिनेटली इस बारे में भी पता होगा कि मेरा कितना नुकसान हो गया, मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, भगवान से हेल्प लेना चाहिए, भगवान मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक फार्मर था जो कि पूरे दिन अपने खेतों में काम करता रहता था, स्टिल उसे लिखना आता है। नाउ ही इज डिसाइडिंग टू राइट अ लेटर टू गॉड। इस वजह से उसे लिखना आना चाहिए, है ना। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब संडे में जो हाफ डे था, डे ब्रेक होता है, उस वक्त लेंचो लेटर लिखना शुरू करता है। और वो लेटर किसके लिए लिख रहा है? भगवान के लिए। God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crops come because the hailstorm. वो अपने लेटर में लिखता है, भगवान अगर आपने मेरी इस साल मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली हम सब भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड में दोबारा से कुछ उगा सकूं, और जब तक वो चीज़ बन के तैयार हो तब तक हमारी फैमिली और हम, मतलब जितने भी लोग हैं, हम सब आराम से अपना लाइफ स्पेंड कर पाएं। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. तो वो पूरा लेटर लिख देता है, उस लेटर को एनवेलप में डाल देता है और लेटर को लेकर कुछ घबराया हुआ सा वो टाउन की तरफ चले जाता है। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mail box. अब फाइनली वो उस लेटर पे थोड़ी सी स्टैम्प को ग्लू से चिपकाता है और उस लेटर को वो मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जब लेंचो मेल बॉक्स में वो लेटर डाल देता है, पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय के हाथ वो लेटर लग जाता है। वो जो एम्प्लॉय था, ही वॉज अ पोस्टमैन, और वो ऑफिस के छोटे छोटे कामों में भी मदद करता था। वो उस लेटर को देखकर पहले तो खूब ठहाका लगा के हंसता है, फिर उस लेटर को लेकर वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो आपको याद होगा लेटर के ऊपर लिखा हुआ था एड्रेस की जगह पर टू गॉड, लेकिन पोस्टमैन ने अपने पूरे कैरियर में ये एड्रेस ना ही देखा, ना ही इसके बारे में सुना। तो वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास जाता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ओके, जिसका नेचर थोड़ा फ्रेंडली हो। तो पोस्ट मास्टर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि वो थोड़ा सा मोटा था, काफ़ी फ्रेंडली और प्लेजेंट नेचर था उसका। वो भी उस लेटर को देखकर बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a faith!" जब पोस्टमैन उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है, पहले तो वो हंसता है, लेकिन फिर तुरंत ही उसका जो मूड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और वो उस लेटर को बेंच पर पटकते हुए कहता है, "What a faith!" क्या विश्वास है इस इंसान का जिसने इस लेटर को लिखा है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो पोस्ट मास्टर कहता है कि मैं ये चाहता हूँ जिस विश्वास के साथ इस बंदे ने ये लेटर लिखा है, काश ऐसा ही विश्वास मेरे पास होता। उसने तो सीधा भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन ही स्टार्ट कर दी। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. So पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा होगा,
कितनी ज़्यादा ज़रूरत में होगा वो कि उसने सीधा भगवान को लेटर लिख दिया, और कितना बड़ा उसका फेथ होगा, कितना विश्वास होगा उसे भगवान पर। सो पोस्टमास्टर नहीं चाहता था जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका भगवान से विश्वास उठे। इस वजह से ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन द गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है तो वो एक चीज़ पाता है कि इंक और पेपर के अलावा उसको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होगी टू आंसर दिस लेटर। और वो कोई और सी चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी 100 पेसोज, क्योंकि उस लेटर में लेंचो ने 100 पेसोज की डिमांड करी थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। He himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जब उसने देखा कि 100 पेसोस की डिमांड करी गई है लेटर में, वो फिर भी पीछे नहीं हटा अपने रेजोल्यूशन से। उसने सोचा था कि मदद करनी है तो अब वो मदद करके रहेगा। उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया ताकि वो पूरे पैसे इकट्ठे करके लेंचो की 100 पेसोस की मदद कर पाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस। लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए काफ़ी मुश्किल था एक साथ 100 पेसोस का जुगाड़ करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर दैन अ हाफ। मतलब वो 100 पेसोस तो नहीं दे पाया, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा 50+ रुपीज़, मतलब 50+ जो पेसोस थे वो लेंचो को दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God. तो पोस्ट मास्टर ने उन सभी पैसों को लिया, उसको एक एनवेलप में डाला, और एनवेलप में एक पेपर था जिसमें उन्होंने सिर्फ एक सिग्नेचर किया था गॉड के नाम से, जस्ट टू शो लेंचो कि भगवान ने सच में उसके लेटर का रिप्लाई किया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। तो अब अगले संडे को लेंचो बहुत एक्साइटमेंट में पोस्ट ऑफिस से पहुंच जाता है। जैसे ही पोस्ट ऑफिस खुलता है वैसे ही पहुंच जाता है, बहुत जल्दी है उसे पैसों की। वो पूछता है वहाँ पर कि क्या मेरे नाम कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कंटेंटमेंट मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ हैप्पी, अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। तो जब लेंचो आता है पूछने के लिए कि क्या मेरे नाम कोई लेटर आया है, तो पोस्ट मास्टर खुद वो जो लेटर उन लोगों ने मिलकर लिखा होता है लेंचो के लिए, वो लेंचो के हाथ में थमा देता है, और पोस्ट मास्टर पीछे से ये सब कुछ होते हुए देख रहा है। ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ताज्जुब की बात तो ये है, लेंचो को ज़रा सा भी अचंभा नहीं हुआ इस चीज़ का कि उसे लेटर का रिप्लाई मिल गया। उसने बिल्कुल भी एक्साइटमेंट और या फिर सरप्राइज कुछ भी अपने चेहरे पर शो नहीं किया। ही वॉज वेरी नॉर्मल, एज इफ कि ये रिप्लाई तो आना ही था। इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर हिम, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड सच अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब खुश होने की बजाय वो उल्टा गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे गिनता है, क्योंकि सो लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसने सोचा कि भगवान तो ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते, मैंने तो 100 पेसोस की डिमांड करी थी, यहाँ पर तो हमें हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, मतलब 50+ पेसोस मिल रखे हैं, बाकी के पैसे कहाँ गए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उस लेटर को पढ़ते ही तुरंत लेंचो एक विंडो पर गया, वहाँ से इंक और पेपर की डिमांड करी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच of a wrinkling of his bow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो लेंचो ने पेपर और इंक लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट वन मोर लेटर।
उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे कि उसको बहुत मुश्किल हो रही है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। उसने अपना पूरा लेटर ख़त्म किया, वहाँ से स्टैम्प ली, थोड़ा सा स्टैम्प को लिख करके पेस्ट किया और अपने हाथ से उसे चिपका दिया। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, तुरंत ही पोस्ट मास्टर ने वहाँ से उस लेटर को उठा लिया और वो देखना चाहता था ना कि लेंचो के क्या फीलिंग्स थे, वो उसने क्या समझा, क्या सोचा, है ना, क्या फील किया, क्या लिखा उसने लेटर में। एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड टू सी दैट। व्हेन दे ओपनड द लेटर इट सेड, टू गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट since I need it very much, but don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. bunch of crooks मतलब चीटरों का झुंड, गद्दार लोगों का झुंड। तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि भगवान जी, जो आपने मुझे ना 100 pesos भेजे थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70 pesos मुझे मिले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मुझे भेज दें, लेकिन इस बार आप प्लीज़ मेल से उन पैसों को मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ना, ये सबके सब चीटर हैं। तो लेंचो की फीलिंग क्या थी उस मोमेंट पर कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 100 pesos में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं जो भी भगवान ने उसे भेजे थे। लेकिन स्टोरी का होता एकदम उल्टा ही है। स्टोरी में आप और मैं जानते हैं कि क्या हुआ है। लेंचो डज नॉट नो एवरीथिंग, मतलब एनीथिंग, राइट। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी कुछ अच्छा किया, पोस्ट मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लेंचो को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। लेंचो को लगता है भगवान ने उसे 100 pesos दिए थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ना, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। इन्होंने 100 pesos में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। सो दिस वॉज आवर स्टोरी। इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि लाइफ में व्हेन वी डू समथिंग गुड, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वी गेट अप्रिशिएटेड। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है लाइफ में हर बार हमें उसकी अप्रिशिएशन मिलेगी, बट हमें पता होना चाहिए कि हमने अच्छा काम किया है ना। हमें उस सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। अब आगे आने वाले वीडियोस में इस स्टोरी के एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।